स्वागत दोस्तों, आगे चलने से घर के सामने मोदी हमारे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटनाओं को बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ आखिरकार कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं दोस्तों। बताएंगे ईडी करने वाला है पूरे मामले की जांच और कौन सा है ये बड़ा मुद्दा दोस्तों। और बीजेपी के कौन से मुख्यमंत्री के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी तगड़ी कार्रवाई हो रही है। डिटेल में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बारामती के चुनाव को लेकर आखिरकार दो गुटों में बट गई शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारकर मैदान में बारामती के चुनावी दंगल को काफी दिलचस्प कर दिया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल में काफी ज्यादा नजदीकी हो चुका है चुनाव। बताएंगे किस तरीके के हैं आंकड़े, टीएमसी और बीजेपी के बीच में किस तरीके का चल रहा है कांटे का मुकाबला, और एक एक करके चलेंगे आखिर सारी बड़ी अपडेट तब दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच के आदेश जारी करना ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में जमकर चल रहे भ्रष्टाचार का संकेत है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है दोस्तों। बीजेपी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे और बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी किया गया है दोस्तों। बीजेपी के मुख्यमंत्री पर एक ठेके से जुड़े मामले को लेकर आरोप के कारण सीबीआई को बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जांच पड़ताल शुरू की जाए, और जांच जब शुरू होगी तो बाद में ईडी भी इस मामले पर आ सकता है दोस्तों। लेकिन शुरुआती जांच सीबीआई करेगा और पता करेगा कि आखिर कहां कहां पर कथित धांधली चल रही है। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने धांधली की जांच करने की बात कही है दोस्तों और आदेश जारी किया। इसका सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सीबीआई को यह जांच करना पड़ेगा दोस्तों। जो पूरी अपडेट है वो कुछ इस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सीबीआई को 2 हफ्ते के अंदर प्राइमा फेसी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, यानी प्रारंभिक जांच पूरी करनी पड़ेगी। और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच का दायरा 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच में दिए गए सरकारी ठेकों, वर्क ऑर्डर और उसके क्रियान्वयन को लेकर भी किया जाएगा, यानी लगभग 10 साल का पूरा सरकारी ठेका किन किन को दिया गया है इस बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। पहले तो शुरुआती रिपोर्ट आएगी दोस्तों। प्रारंभिक जांच में अगर गड़बड़ियों की बात सामने आती है तो मामला और आगे बढ़ेगा और ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों को इसमें सीधे तौर पर शामिल किया जाएगा। तो कोर्ट ने इसकी शुरुआत कर दी है दोस्तों। और सरकारी ठेके से किसको लाभ मिला है इस बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी दोस्तों, और देखा जाएगा कि आखिर कौन कौन से लोग थे जो सीधे तौर पर लाभार्थी बने हैं, यानी ठेकों का फायदा किन किन लोगों को हुआ है और कौन कौन से लोग मुख्यमंत्री से सीधा और इनडायरेक्ट तरीके से संबंध रखते हैं। उसके बाद जांच पड़ताल और आगे बढ़ने वाली है 2 गैर सरकारी संगठनों, जिसमें दोस्तों सेवा मोन रीजन फेडरेशन और दूसरा वॉलंटरी अरुणाचल सेना की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि तकरीबन 1270 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके ऐसे लोगों को दिया गया जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़े हुए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि खुले टेंडर की प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया, यानी ओपन में जो टेंडर होता है कोई भी आकर अपना टेंडर भर सकता है और नीलामी में शामिल होकर सबसे ज्यादा बोली लगाकर टेंडर हासिल कर लेता है। उस तरीके की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया और परिवार के लोगों को टेंडर बांटे गए, सरकारी ठेके बांटे गए और इसे परिवार के लोगों को फायदा मिला। 1270 करोड़ के एक बड़े घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। ऐसे में कोर्ट ने सीबीआई को यह निर्देश दिया है कि टेंडर की प्रक्रिया, मंजूरी देने की तारीख और ओपन टेंडर में छूट देने के कारण और कानूनी कार्रवाई के पालन की पूरी जांच करे। साथ ही भुगतान किसको किया गया, ऑर्डर वर्ग का किसे जारी किया गया, प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को लेकर सभी दस्तावेज को इकट्ठा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को 16 हफ्तों के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ेगी, यानी तकरीबन 4 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। और राज्य सरकार को भी इसे जांच के दायरे में लेना पड़ेगा और राज्य सरकार से पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए बोला गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के मुख्यमंत्री है, जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का सिपाही बताते हैं और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति पर चलने वाला बताते हैं, स्थिति यह है दोस्तों कि ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं और इनके खिलाफ अब जांच पड़ताल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दी है। अगर आप भी मानते हैं कि जांच में 1-2 नहीं बड़ी बड़ी मछलियां फंसने वाली है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त जबरदस्त तरीके की हलचल मची है दोस्तों, जिस वक्त ये ऐलान किया गया कि बारामती और राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। अब बारामती की सीट से अजित पवार विधायक थे, तो उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है और यहाँ से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में उतरी हुई है दोस्तों। सुनेत्रा पवार यहाँ पर चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन वो सोच रही है कि उनको निर्विरोध चुनाव जीतने का मौका मिल जाए, यानी कोई उनका विरोध ना करे। लेकिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारकर मैदान में साफ तौर पर बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को तो लड़वाएगी ही लड़वाएगी, क्योंकि अजित पवार के न्याय की मांग कोई नहीं
नहीं कर रहा। सुनेत्रा पवार भी चुप्पी साध कर बैठी हुई है और हादसे की जांच की अपील नहीं कर रही है, जबकि उनको कई जगह पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी और जांच पड़ताल करने के लिए बोलना चाहिए था। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार अजित पवार की न्याय की मांग करेंगे। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस ने सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उसके बाद शिवसेना यूबीटी से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही थी सुनेत्रा पवार और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की गई और समर्थन मांगा गया, लेकिन अब शिवसेना यूबीटी के अंदर ही आपस में फूट पड़ गई है। दोस्तों शिवसेना यूबीटी के ज्यादातर नेता बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए। हमको यहाँ पर सुनेत्रा पवार के साथ में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनेत्रा पवार अजित पवार की विचारधारा से नहीं चल रही है, तो समर्थन का कोई औचित्य नहीं है और शिवसेना का एक गुट ऐसा है जो चाहता है कि सपोर्ट कर दिया जाए। ऐसे में दोस्तों शिवसेना यूबीटी भी दो अलग अलग हिमों में बटी पड़ी है। अगर आप भी मानते हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा शिवसेना यूबीटी को और बारामती का उपचुनाव होगा ही दोस्तों, अब कोई भी जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि वे सुनेत्रा पवार की विचारधारा के साथ खड़े नहीं है, कि सुनेत्रा पवार अजित पवार के मौत के मामले को लेकर चुप्पी साध कर बैठी हुई है, जबकि उनको सबसे ज्यादा प्रखर रूप से जांच पड़ताल की मांग करनी चाहिए थी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक नेता जो बीजेपी के सबसे बड़े निशाने पर है दोस्तों, वो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दोस्तों ऐसे में एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से झटका देने की तैयारी कर रही है और ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल के अंदर भोंदू बाबा पकड़े गए थे, यानी अशोक खरात कई सारी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए और दुराचार करते हुए कई सारे क्लिप इसके सामने आए थे दोस्तों। अशोक खरात नाम के इस बाबा पर कार्रवाई की मांग शुरू से की जा रही है, लेकिन अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अंजलि दामनिया ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। अंजलि दामनिया कहती है कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी सीडीआर से पता चलता है कि सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे और अशोक खरात के बीच में एक दो नहीं बल्कि 17 बार फोन कॉल हुआ है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जांच से जुड़ी जानकारी लीक होने पर सवाल उठाए हैं दोस्तों। खरात दुष्कर्म समेत कई मामलों में गिरफ्तार है और उसके ऊपर 8 एफआईआर दर्ज है। ऐसे में सचिन सावंत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में दोस्तों एक जो थ्योरी चल रही है वो ये कि शिंदे की इमेज को खराब करने के लिए यानी शिंदे को बदनाम करने के लिए ये जानबूझकर सीडीआर को लीक किया गया है और सामाजिक कार्यकर्ता जो दावा कर रही है ये जरूर एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। शिंदे को पहले बदनाम करके बाद में शिंदे की पार्टी को तोड़कर आप लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी में मिलाने की कोशिश चल रही है दोस्तों। और अजित पवार की मौत के बाद से अजित पवार की पार्टी काफी कमजोर हो गई है दोस्तों। एनसीपी एपी कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ज्यादातर बीजेपी समर्थित नेता एनसीपी एपी के बड़े पोस्ट पर है, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो या सुनील तटकरे हो, और कभी भी पार्टी टूट सकती है। इसीलिए सुनेत्रा पवार ज्यादा न्याय की मांग कर नहीं रही, यानी अजित पवार के न्याय की मांग कर नहीं रही और एकदम चुप्पी साध कर बैठी हुई है दोस्तों, क्योंकि पता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पार्टी तोड़ देगी। और अब शिंदे को लेकर ये सामाजिक कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि खरात के साथ इनके 17 बार फोन पर बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों शिंदे को लेकर भी एक माहौल बनाया जा रहा है और शिंदे के छवि के खिलाफ काम किया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा होगा, इसे लेकर राजनीतिक अलग अलग तरीके की थ्योरियां हैं दोस्तों। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है दोस्तों। ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें मिलती है, इस बात को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल ये बताते हैं कि बीजेपी 130 से 150 के आंकड़े तक पहुंच सकी है, ये दावा कर रहा है इलेक्शन सेंटर एबीपी न्यूज दावा कर रहा है कि उनके ओपिनियन पोल के हिसाब से टीएमसी 140 से 160 सीटें जीत सकती है और लगभग इतनी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। तो दिलचस्प मुकाबला चल रहा है दोस्तों, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आने लगे हैं। इसे एक बात स्पष्ट है कि आने वाले दिनों के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि ये बंगाल का चुनाव काफी दिलचस्प होगा दोस्तों। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है और केंद्रीय पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर करवा रहा है और एसआईआर के लिए हर तरीके के उपाय अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर यह समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं माहौल एसआईआर के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बदला है और लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ कि ये कांटे का मुकाबला क्या आपको सही लग रहा है या फिर एक मानसिकता आम जनता के बीच बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाई में है ताकि चुनाव के जो नतीजे हो वो चौंकाने वाले ना हो। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।